गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सदफ के साथ आपका रिवीजन कैसे चल रहा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी पढ़ूँ इसको अपलोड करूँ। रात में हमने जो पढ़ा था, क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन जो भी था हमने उसको अपलोड किया आपके लिए। और मेरी यही कोशिश है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करती रहूँ। एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड कमीशन, इस बुक की ये 24वां चैप्टर है, ये 24th चैप्टर है। और ये बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बुक है बाइलिंगुअल, हिंदी और अंग्रेज़ी एक साथ है। इसमें सीडीपी की ये पासबुक है। सीटेट और एस्टेट के लिए समरी बुक है ये। और ये की पॉइंट्स है एनसीएफ 2005, पेडागोजी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स, शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज इसमें पीवाईक्यूएस है। और ये है हमारे रोहित वैद्यवांसर, जिनसे हम क्लास लिया करते हैं अध्ययन मंत्रा ऐप पर। तो आप चाहें तो इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारी रिवीजन चल रही है और सर ने भी वो जो बीपीएससी हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सुपर टेट के, उसके लिए भी सर ने ज़ोर शोर से तैयारी करवानी शुरू कर दी है। तो आप जुड़ें अध्ययन मंत्रा ऐप पर और अपने रिवीजन को और अच्छा करें। ये देखिए जो है एजुकेशन पॉलिसी कमीशन एंड कमीशंस, एनईपी 2020, इसको हमने कल पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। एनईपी 2020, NEP 2020 is the third education policy in the history of independent India after the policy of 1968 and the second policy of 1986. NEP 2020 का मसौदा समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। थैपल जो इसके पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। NEP 2020 was drafted by the committee headed by former ISRO chairman K कस्तूरी रंगन। NEP 2020 1968 की नीति और 1986 की दूसरी नीति के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी शिक्षा नीति है। कल हमने इसको रिवाइज किया था, हमने इसको एक बार रिकैप कर लिया है कि ये क्या है। और एज पर NEP 2020, इस लाइन को देखते हैं। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, enjoyable और engaging. Therefore, the current 10+2 system is to be replaced by 4-stage 5+3+3+4 structure. NEP 2020 के अनुसार सीखना समग्र, एकीकृत, सुखद और आकर्षक होना चाहिए। इसलिए वर्तमान 10+2 प्रणाली की 4 चरण 5+3+3+4 संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। और ये है आपकी एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग एजुकेशनल आउटकम सो दैट चिल्ड्रन कैन इम्प्लीमेंट द एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल इन द रियल लाइफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल के विकास जीवन में लागू कर सकें। इसको हमने कल भी पढ़ा था और आज हमने थोड़ा बहुत देख लिया। और अब हम देखते हैं इसमें रिफॉर्म्स ऑफ NEP 2020 इंक्लूडेड, जो कल नहीं हमने पढ़ा था। NEP 2020 के सुधारों में निम्न शामिल है। क्या क्या है? इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एम्फेसाइज इज गिवन socially and economically. डिसएडवांटेजेस ग्रुप, SDGs, समान और समावेशी शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया जाता है। Ensuring universal access at all level of schooling from pre-primary school to grade 12, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ये सारे इसके जो रिफॉर्म्स हैं, सुधारों के निम्न में शामिल हैं। और एक और है ये न्यू करिकुलम एंड पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर 5+3+4, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4। और लास्ट में सेटअप ऑफ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA, SSSA ऐसे याद रहेगा हम लोगों को। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण SSA की
स्थापना। अब इस पॉइंट को देखते हैं। करिकुलर एंड पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर, शिक्षा की पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना। The curricular and pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsive and relevant to the development and need and interest of learner as different stage of the development corresponding to the age range of 3, 8, 8, 11, 11, 14 और 14, 18। स्कूली शिक्षा की पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना को उनके विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं और हितों के प्रति संवेदनशील और प्रासंगिक बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। 3+8 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 की आयु सीमा के अनुसार है और क्रमशः 14 to 18 साल। The curricular and pedagogical structure and the curricular framework of school education will therefore be guided by 5+3+3+4 design consisting of the पाठकीय और शैक्षणिक संरचना और स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और ढांचे 5+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल हैं। वो क्या क्या देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है बनाया जाएगा और ये लागू हो चुका है हमारे देश में। प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसे थे, एज 2 से शुरू होता था 16 to 18 और अभी क्या है, एज 10 से शुरू होता है 6 to 16। और यहाँ न्यू पेडोलॉजिकल जो है इसका स्ट्रक्चर है 4 ईयर्स है, क्लास 9 to 12, एज 14 to 18, 1 में है क्लास 6 to 8 और एज कितनी होगी 11 से 14। थर्ड में क्या होगा, क्लास 3 to 5 एज होगी और इस क्लास होगी और एज क्या होगी 8 to 11 और सॉरी और सेकेंड ईयर में क्या होगा, क्लास 1 से 2 होगा और एज कितनी होगी 6 से 8 और थर्ड ईयर में क्या होगा, आंगनबाड़ी जो होंगे स्कूल्स होंगे वो होंगे 3 to 4 ईयर्स के बच्चों के। तो आज हमने इसको जाना एनईपी को और अब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनईपी, लेकिन अब हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और कल हम पढ़ेंगे इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनईपी, क्योंकि आज हम कुछ और लेकर हाजिर हैं रिवीजन के लिए और एक साथ में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो सब भूल भाल जाएंगे। तो हमारी रिवीजन भी ऐसी होनी चाहिए कि हम जो पढ़ें वो हमारे ब्रेन में रहे एग्ज़ाम तक। तो कल जो है हम यहाँ से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनईपी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमने ना आज सीटेट जुलाई की जो 2019 में हमारा जो ऑफलाइन पेपर हुआ था हिंदी भाषा का, उसका आज हम वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो हो जाते हैं तैयार पेपर करने के लिए। ये बुक जो है हमने आपको बता देती हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है, ये देखिए तृतीय संस्करण है ये और हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र एनसीईआरटी की पाठ्य है, कमला देवी वर्मा की ये किताब है और सीटेट और टेट की नवीन पैटर्न पर आधारित मैजिकल विषयवार श्रृंखला है ये और इसी से हमको रिवीजन करना है, ठीक है। जुलाई 2019 हिंदी भाषा भाग 1 है ये और इसका क्वेश्चन हम करेंगे अभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की किस विधि को आप सर्वाधिक एवं उपयोगी पाते हैं? आगमन विधि, निगम विधि, पाठ्य पुस्तक की विधि और अनुवाद विधि। हिंदी भाषा 1 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में 2019 में आ चुका है, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ और मैं भी कर रही हूँ। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने को किस विधि को आप सर्वाधिक एवं उपयोगी पाते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक की विधि या अनुवाद विधि। इसका आंसर होगा आगमन विधि। सेकंड, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, निजी अनुभव के आधार पर भाषा सृजनशील प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। भाषा के वैकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना
और भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। तो इसमें क्या होगा? भाषा के व्यय का ऋणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए। और थर्ड में आते हैं, भाषा और नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। एकमात्र उद्देश्य है, उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है साहित्य कला, कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य और परिवेश साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा के विकास के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा के विकास के लिए जरूरी है भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए, यानी कि इसका आंसर होगा सी। और अब आते हैं 5th नंबर पर, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों में हिंदोत्तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है, ये होगा हिंदीतर भाषा के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना चाहिए, हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं की शैलियों को परिचित करना चाहिए, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित करना चाहिए, या फिर हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए, जो नहीं होना चाहिए, आक्रोश को शांत करना, ये इस कथन का औचित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जागने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त शैक्षिक भ्रमण का आधिकारिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिक योजन किया जाना चाहिए, या समाचार पत्र पोस्टर निर्माण करवाया जाना चाहिए, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा कि पठन सामग्री को विकसित किया जा सकता है। और अब 7 पे आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पेपर आया था सीटेट जुलाई 2019 में, सेकंड पेपर जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके एग्ज़ाम का ये पेपर का एक आंसर है, क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम लोग को अभी बनाना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर लिखे गए? बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना आसानी क्यों हो जाता है? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। इसका सही जो है आंसर यही होगा, भाषाई आकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। और अब आते हैं 8th नंबर पर, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समूह भाषा परिवेश, भाषिक पठन नहीं, संचार माध्यम के का अधिक प्रयोग नहीं, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया नहीं। सबसे जो सटीक आंसर है इसका वो होगा समृद्ध भाषा परिवेश। और अब आते हैं 9 नंबर पे, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा, मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि बच्चों की जो मातृभाषा है उसको वो स्वीकार कर लें क्लास में।
अब आते हैं 10th नंबर पर। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो रुबीना है बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या भाषाघात से ग्रसित है। तो इसमें क्या होगा, कठिनाई उसको हो रही है, बेहद कठिनाई अनुभव करती है पढ़ने में, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। डिसकैल्कुलिया जो होगा वो क्या होगा, उसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। ग्राफ जो होगी वो डिस्ग्राफिया में होगा, क्या वो बच्चे वो जो है चित्र वगैरह जो देखने में उसको प्रॉब्लम होगी। और भाषाघात यानी वो बोलने में, उसको स्पीच थेरेपी की प्रॉब्लम होगी, स्पीच उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी वो बच्चे को। तो ये था हमारा सीटेट जुलाई 2019 का ये पेपर, हिंदी भाषा भाग 1 का कुछ क्वेश्चन, पेपर सेकंड का, और हम कल करेंगे बाकी के क्वेश्चन पेपर 2 के, हिंदी भाषा भाग 2 के, और जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हिंदी भी रिवीजन हो गया सीटेट के लिए, और ये एनईपी भी हो गया सीटेट के लिए। अब कुछ और रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग इस पर, आ जाते हैं हम लोग बीपीएससी की जो हमारी रिवीजन चल रही है उस पर, और हम आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सामान्य अध्ययन। देख लीजिए, ये बुक है बीपीएससी अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, पेपर 2 150। सामान्य अध्ययन जो है वो संपूर्ण गाइड है ये, और ये जो है पूर्णता परीक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम पर तैयार की गई है, और इसके ये टाइम टेबल भी दिए हुए हैं, परीक्षा का पैटर्न। विषय है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़, प्रश्न की संख्या 150, कुल 150 अंक, और अवधि होगी आपके पास 2 आवर यानी 2 घंटे। तो आइए हम रिवाइज करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करना है, थोड़ा थोड़ा ही टाइम निकाल कर। सामान्य अध्ययन है, परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है, लोथल। फाहन जो है वो कहाँ का निवासी था, चीन का। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती, राजस्थान में। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ किस रंग से दर्शाए जाता है, लाल रंग से। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। जम्वाल शब्द किस देश से खेल संबंधित है, बास्केटबॉल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। और सेल क्यों प्रसिद्ध है, स्टील उत्पादन के लिए। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। सॉर्स क्या है, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। और मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था, वीपी सिंह। तो ये हमने 4-5 क्वेश्चन को रिवाइज किया, और कुछ और देख लेते हैं। ये है आपका भारत में प्रथम विभिन्न वर्गों में। भारतीय गणराज्य के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर। भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सी बनर्जी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो आज हमने इतना रिवाइज किया, जो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सब साथ साथ रिवाइज करेंगे ताकि हमारा ही तभी कुछ काम चल सकेगा। और
ये बुक हमने ली है, आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम की बुक है, इसको भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आर गुप्ता की है ये, पॉपुलर मास्टर गाइड है ये, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्राइमरी टीचर्स के लिए है और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है। इसमें कुछ कुछ कंटेंट देख सकते हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं हिंदी में और इंग्लिश में। स्पेशलाइज्ड है ये, स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं, सोल्व न्यूमरस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ है। तो जब भी मौका मिलेगा हम इससे भी कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम लोग सब कुछ पढ़ के ही जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें हमें कुछ छोड़ के नहीं जाना है। और कोशिश कीजिए अपनी रीजनिंग और मैथ स्किल को भी इम्प्रूव करने के लिए जब भी वक्त मिले। बाकी टाइम में अपनी रीजनिंग्स को इम्प्रूव कीजिए। आइए इससे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख ही लेते हैं। अभी हमने ये बुक ओपन की है तो 5 मिनट इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये है जनरल साइंस, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस। आइए देखते हैं क्या क्या है। नेम ऑफ इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर। इन्वेंटर क्या है? नेम ऑफ इन्वेंशंस क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन के जो इन्वेंटर थे ऑरिबल एंड विल्बर राइट। बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन, जॉन जे लाउड। बायरोमीटर, इवेंजिलिस्टा टोरिसेली। और बाइसिकल, किर्क पैट्रिक मैकमिलन। और बायफोकल लेंस किसने इजाद किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कार पेट्रोल, कार बेंस। सेल्यूलॉयड, अलेक्जेंडर पार्क सिनेमा, निकोल्स एंड जेन ल्यूमेरे। क्लॉक, मैकेनिकल जो थे हैसिन एंड लियांग लिन तसन। और डायनामो, डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल और डायनामो हाइपो लाइट पिक्सी इनका नाम था। इलेक्ट्रिक लैम्प, थॉमस अल्वा एडिसन। इलेक्ट्रिक मोटर डीसी, जेनॉब जर्मे ग्रैमी। और इलेक्ट्रिक मोटर एसी बनाया था निकोला टेस्ला ने। टेस्ला कंपनी बहुत फेमस है, इससे हमें याद रखना होगा कि जो एसी है वो निकोला टेस्ला ने सबसे पहले इन्वेंट किया था। तो मज़ा आया। और आगे हम लोग कल इसको एक बार और रिवाइज करेंगे, इसने ये किस किस देश से बिलोंग करते थे और इनका इन्वेंशन किस ईयर में हुआ था। तो तब तक के लिए अपने रिवीजन जारी रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।